नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। फ्री में आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यहाँ पर समझाया भी जाएगा, तो आपको कह सकते हैं कि प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी मिलेगी, है ना। प्रैक्टिस सेट के रूप में 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये मत भूलिएगा, है ना। आपका आकलन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अभी तक आपने जो तैयारी की किस प्रकार की है। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन 30 नंबर में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्याख्या सहित आपको ये पीडीएफ वहां पर सेंड कर दी जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताना है और एक बाह्य कारक के बारे में बताना है। एक होता है बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक कौन सा है आपका? भौतिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक और अनुवांशिकी कारक। तो यहाँ पर सही आंसर पहले आपको चुनना है, मैं तो बता ही दूंगा इसका आंसर। तो यहाँ पर बात करें बाह्य कारक के बारे में, तो बाह्य कारक होते क्या हैं? जो बच्चे के बाहर के वातावरण से जुड़े होते हैं, ऐसे कारक को क्या कहा जाता है? बाह्य कारक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बुद्धिमत्ता की बात करें, जैविक कारक की बात करें और अनुवांशिकी कारक की बात करें, तो तीनों की तीनों किसके अंतर्गत आएंगे भैया? ये तीनों की तीनों आ जाएंगे आपके आंतरिक कारक के बारे में। और यहां पर पूछा गया है बाह्य कारक के बारे में, तो जो भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण याद रखिएगा कि किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य कारक के अंतर्गत आएगा। आपका भौतिक पर्यावरण होगा परिवार, विद्यालय, समाज, मौसम, भोजन, ये सभी जो स्थान मैंने आपको बताए हैं या सभी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सभी किसके अंतर्गत आती है? बाह्य कारक के अंतर्गत आती है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो तीनों विकल्प हैं ये आंतरिक कारक के अंतर्गत आएंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है, जो यहाँ पर देखिए रचनात्मक शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया है। अत्यधिक बुद्धिमान है, ऐसा रचनात्मक शिक्षार्थी हुआ क्या? कक्षा में अधिकतम अंक स्कोर करता हो, कुछ ही समय में सबसे जटिल उत्तर सीखने वाला हो, या फिर पार्श्व सोच और समस्या को हल करने में अच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए एक रचनात्मक शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया है। अब रचनात्मक शिक्षार्थी क्या होता है? ये वहां होता है जो नई और अलग सोच रखता है, जो और समस्याओं को नए नए तरीके से हल करना जानता हो। ये केवल जो रटने वाली विद्या होती है, पर रटने पर ही निर्भर नहीं रहता है। ऐसा विद्यार्थी क्या कहलाता है? रचनात्मक शिक्षार्थी कहलाता है। तो इस प्रकार सब आंसर जाने तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाश्चात्य सोच और समस्याओं को हल करने में अच्छा हो, ऐसा विद्यार्थी क्या कहलाता है? रचनात्मक शिक्षार्थी कहलाता है। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि उदाहरण के तौर पर हम जाने तो जैसे कि कोई बच्चा होता है पुराने खिलौनों से नया मॉडल बनाता है, तो वो क्या हो जाता है? एक रचनात्मक शिक्षार्थी हो जाता है, क्योंकि पुरानी जो चीजें हैं उसको उसने नया बना दिया है अपने स्तर से, है ना। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो रचनात्मक शिक्षार्थी होते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्यकारी शब्द अंतर, विरोध, प्रयोग ब्लूम के वर्गीकरण ढांचे के किस चरण को संदर्भित करते हैं? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो अंतर दिया हुआ, अंतर करना, विरोध करना, प्रयोग करना। ये ब्लूम के वर्गीकरण ढांचे के किस चरण को संदर्भित करते हैं? ब्लूम के वर्गीकरण ढांचे के कुछ चरण बताए हैं, जिसमें इंपोर्टेंट इनके द्वारा कितने चरण बताए गए? याद रखिएगा ब्लूम के वर्गीकरण ढांचे के 6 चरण इनके द्वारा बताए गए। लिखूंगा तो ज्यादा समय खराब होगा, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, है ना, सुन लीजिएगा आराम से। इनके द्वारा 6 चरण बताए गए हैं, है ना। एक होता है स्मरण, दूसरा समझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा मूल्यांकन और छठा सृजन। यह 6 प्रकार के ढांचे का वर्गीकरण किया है ब्लूम ने, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्हीं में से एक चरण है जिसमें अंतर करना, विरोध करना और प्रयोग करना बताया गया है ब्लूम के द्वारा। तो वो कौन सा चरण है इसके बारे में आपको बताना है। लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन या फिर निर्माण करना। तो यहाँ पर जिस प्रकार के चरण के बारे में पूछा गया है, तो उस चरण का नाम है विश्लेषण। इसके अंतर्गत विश्लेषण चरण में अंतर करना, व्यवस्थित करना, संबंध करना, तुलना करना, भेद करना, जांचना, प्रयोग करना, प्रश्न करना, परीक्षण करना जैसे शब्द शामिल होते हैं, जो कि ब्लूम के वर्गीकरण ढांचे के अंतर्गत आते हैं। और वो कौन सा चरण होगा? आपका विश्लेषण चरण होगा। याद रखिएगा बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, बाकी एक एक करके समझाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा, इसमें विस्तार से हम और कभी बात करेंगे, है ना। इनका हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे जिसमें सारी जानकारी और आपको दे देंगे। चौथा प्रश्न है आपका, गार्डनर का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत बताता है। जो गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत, तो क्या बताता भैया? बुद्धिमत्ता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, व्यक्तियों में विशिष्ट प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, शिक्षक
को डिजाइन निर्देशन के समय शैक्षिक नवाचार के एक विशिष्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए, या फिर बुद्धिमत्ता 10 प्रकार की होती है। किस प्रकार बताया गया भाई गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत? बहुबुद्धि सिद्धांत कह लीजिए, फिर बहुबुद्धिमत्ता कह लीजिए, बात एक ही है। तो बहुबुद्धि से आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि बताई है गार्डनर के द्वारा। तो व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, इस प्रकार का सिद्धांत गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका कहना है कि जो बुद्धि होती है व्यक्ति की, वो एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे कि कोई जो बच्चा होता है या फिर जो व्यक्ति होता है वो भाषा में पारंगत होता है, कोई तर्क करता है, कोई संगीत, शारीरिक, सामाजिक, कई प्रकार की बुद्धि से वो परिपक्व होता है। तो एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, कई प्रकार की होती। इस प्रकार का जो बुद्धिमत्ता बताया है वो किसके द्वारा बताया गया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा इस प्रकार की चीजें बताई गई है। जैसे कि उदाहरण की हम बात करें, कोई छात्र गणित में अच्छा होता है तो कोई चित्रकला में होता है। तो ये कई प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है बच्चों में। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, थ्रस्टन ने बुद्धिमत्ता के सिद्धांत हेतु आधार क्या है? यहाँ पर आधार पूछा गया भाई। थ्रस्टन का जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है वो बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी मॉडल पर आधारित है, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के अस्तित्व पर आधारित है, उनका तुलनात्मक निर्णय स्केल पर आधारित है, या फिर बुद्धिमत्ता पे आधारित है। तो थ्रस्टन के बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इनका जो सिद्धांत है ये प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के अस्तित्व पर आधारित होता है। इनका कहना है कि बुद्धिमत्ता एक एकल नहीं होती है या फिर एकल गुण नहीं होता है, बल्कि इनमें इनके द्वारा 7 प्रकार के प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई गई है। जैसे कि समझना, तर्क करना, संख्यात्मकता क्षमता, स्मृति, स्थानिक दृष्टि आदि, ये सारी चीजें इनके द्वारा प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के अंतर्गत बताई गई है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो किसी बच्चे का गणना में तेज होना और भाषा में औसत होना, ये दोनों अलग अलग मानसिक क्षमताएं होती है। यानी कि वो गणना में तो तेज है, लेकिन जो भाषा है उसकी, उसमें वो औसत है, उसमें इस प्रकार से वो तेज नहीं जिस प्रकार से गणना करता है। तो ये क्या कहते हैं? इसको एक अलग मानसिक क्षमताएं कहते हैं, यानी कि अलग अलग मानसिक क्षमताएं आप कह सकते हैं। और इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो कौन कहता है? इस प्रकार के सिद्धांत पर कौन बात करता है? थ्रस्टन का सिद्धांत बात करता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का अस्तित्व यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सी विधियां पसंद करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में भी समझना होगा आपको। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत कह सकते हैं, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत कह सकते हैं, बात एक ही आपको पता होना चाहिए। तो इनके अनुसार आपको बताना है कि आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सी विधियां पसंद करेंगे। यहाँ पर सहयोगात्मक परियोजनाएं बताई गई है, मानकीकृत परीक्षण, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, या फिर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा समय दिया जा रहा है, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आप बताएंगे तो ये सही आंसर होगा सहयोगात्मक परियोजना, क्योंकि ये सहयोग एक मिलजुल कर बातचीत करके सहयोग से सीखने पर बल देते हैं वाइगोत्स्की, है ना। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है भैया? एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चे मिलजुल कर बात करके और सहयोग करके सीखते। इसलिए ऐसे शिक्षक ग्रुप प्रोजेक्ट, सहयोग कार्य या फिर सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो सहयोगात्मक परियोजना यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। यहाँ पर देखिए, सीखने का स्थानांतरण पूछा गया है, हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर यह सभी। क्या होगा सही आंसर? सबसे पहले स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण का मतलब समझते हैं। जो सीखा गया है, यानी कि कोई किसी चीज हमने सीखी है और उसमें नई चीज सीख रहे हैं, नई चीज सीख रहा है, कह सकते हैं कि पहली सीखी गई चीज का असर नई सीख पर हो रहा है, तो उसे क्या कर रहा है? यानी कि एक स्थानांतरण हो रहा है, एक नई चीज से, एक पुरानी चीज से नई चीज पर, सीखने का स्थानांतरण। तो क्या सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा या फिर ये सभी होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। क्यों? क्योंकि ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। एक आपका सकारात्मक हो गया, जिसमें पहले सीखी चीज नई सीख को आसान बनाती है। यदि कोई सीख रहा है और एक नई चीज सीखता है तो वो एक आसान चीज हो गई, आसान चीज बना लेता है बच्चा,
और यदि नकारात्मक की हम बात करें तो पहले सीखी चीज नई सीख में बाधा डालती है। यदि हम किसी नई चीज को सीखते हैं उसमें बाधा आ जाती है तो नकारात्मक सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। और एक था शून्य, पहले सीखी चीज का नई सीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये तीन प्रकार के सीखने के स्थानांतरण होते हैं। तो किसी में प्रभाव पड़ता है, किसी में नहीं पड़ता है ना। ये सारी चीजें तीनों में हो जाती है। चलिए 8वां प्रश्न, सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। एक सृजनात्मक बच्चा उत्सुक होता है, क्या एक सृजनात्मक बच्चा उत्सुक होता, बिल्कुल होता है। एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता। एक सृजनात्मक बच्चा बहिर्मुखी होता, बिल्कुल होता है। एक सृजनात्मक बच्चा महत्वाकांक्षी होता, बिल्कुल होता है। सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। साहसिक नहीं होता, क्यों, यहाँ पर यह आंसर सही है क्योंकि साहसिक बच्चा होता है, जो सृजनात्मक बच्चा होता है बिल्कुल साहसिक होता है। और इसमें लिखा गया है कि साहसिक नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपका जो बी वाला विकल्प है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक सृजनात्मक बच्चा हमेशा नए प्रयोग करने का साहस रखता है, वो उत्सुक होता है, बहुमुखी होता है और महत्वाकांक्षी होता है। इसलिए आपका जो बी वाला विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता बाह्य अभिप्रेरणा, है ना। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बात की जा रही है कि आकांक्षा है, प्रशंसा है, प्रोत्साहन है या फिर पुरस्कार है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, जो व्यक्ति के अंदर से आने वाली जो अभिप्रेरणा होती है उसे आंतरिक कहते हैं। बाहर से आने वाली अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा, अंदर से आने वाली आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका आकांक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकांक्षा, जैसे कि रुचि, इच्छा या फिर लक्ष्य पाने की जो आकांक्षा होती है, ये सभी के सभी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। यदि हम प्रशंसा, प्रोत्साहन और पुरस्कार की बात करें, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे भैया, बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हो जाएंगे। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, अरस्तु भावनात्मक प्रवाहिका के अनुसार आपको बताना है कि अत्यधिक निराश महसूस करता है, भावनात्मक दमन को व्यक्त करता है, भावनात्मक दमन को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है या फिर भावनाओं का दमन करता है। अरस्तु के अनुसार भावनात्मक प्रवाहिका के बारे में आपको बताना है, तो सही आंसर होगा ये भावनात्मक दमन को क्या करता है, व्यक्त करता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अरस्तु क्या कहते हैं यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति अपनी दबी हुई जो भावनाएं होती हैं, उसको यदि व्यक्त करता है तो उसका मन कैसा हो जाता है, शुद्ध और हल्का हो जाता है। यानी कि भावनाओं को बाहर निकालना या फिर भावनात्मक शुद्धिकरण भी आप कह सकते हैं। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मामले पर विचार करते हुए एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 की पुनः समीक्षा की गई और एनसीएफ 2005 को अंतिम रूप दिया गया। यानी कि 2005 के पहले कौन सा एनसीएफ था, एनसीएफ 2000 था, उसके बाद इसको संशोधित करके कौन सा बनाया गया, 2005। तो ये 2005 का अंतिम रूप कब दिया गया, पाठ्यक्रम का भार, परीक्षा के कारण तनाव, पाठ्यक्रम का लचीलापन या फिर उपरोक्त सभी। क्या 2000 में था ऐसा कि 2005 को बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्यों उसको अंतिम रूप दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 को इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले के पाठ्यक्रम में बच्चों पर पाठ्यक्रम का अधिक भार था, परीक्षाओं का तनाव बढ़ रहा था और लचीलापन की कमी थी। इसलिए इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 को बनाया गया था। तो पाठ्यक्रम का भार, परीक्षा के कारण तनाव, पाठ्यक्रम का लचीलापन ना होना, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के एक उपयुक्त तरीका आपको बताना है। परीक्षा तथा त्रुटि विधि, क्रमिक विधि, लेक्चर विधि या फिर प्ले वे विधि। यहाँ पर देखिए प्राथमिक बच्चे को पढ़ाने का एक उपयुक्त तरीका आपको बताना है। 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप यहाँ पर बता सकते हैं भैया, प्ले वे विधि। प्ले वे विधि में बच्चे को क्या करा जाता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलते हुए सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, तो ये प्ले वे विधि होती है ना। इसमें बच्चे गतिविधियां, खेल, कहानी और अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में अनुवांशिकता स्थापित होती है। शारीरिक संरचना की बुनियादी प्रकृति जैसे मस्तिष्क, शारीरिक संरचना का विकास, सजगता का अस्तित्व या फिर ये सभी। संज्ञानात्मक विकास का अनुवांशिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसके बारे में बताया गया भैया, अनुवांशिकता के बारे में बताया गया है। तो अनुवांशिकता में बच्चे का मस्तिष्क, शारीरिक संरचना का विकास, सजगता का अस्तित्व, ये तीनों ही स्थापित होते हैं। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समायोजन को संदर्भित किया जाता है। यहाँ पर सीधा सीधा समायोजन क्या है जन पियाजे के अनुसार ये पूछा गया है। तो पहले से ही मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं तथा पर्यावरण जरूरतें जैसी कि वे उत्पन्न होती हैं, बीच मिलान का पता लगाना, किसी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करने, सोच तथा व्यवहार के नए तरीके का समायोजन, पिछले ज्ञान और नए ज्ञान के बीच असमानता, या फिर अर्थपूर्ण पैटर्न में संरचनाओं में अवधारणात्मक तथा संज्ञानात्मक व्यवस्था। क्या होगा चारों विकल्प में सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर किसी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करके सोच तथा व्यवहार के नए तरीकों का समायोजन। ये समायोजन को संदर्भित करता है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। तो बी वाला जो विकल्प हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पियाजे जी क्या कहते हैं? तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी नई स्थिति या जानकारी से मिलता है तो वहां अपनी पहले की सोच में परिवर्तन करता है ताकि नई चीज को वो समझ सके। यही क्या होता है? यही समायोजन होता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो बच्चा पहले सोचता है कि जो सभी चार पैर वाले जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। जब वहां गाय को देखता है तो अपनी सोच बदल देता है, क्योंकि गाय के भी कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। तो उसमें वो क्या कर लेता है? समायोजन स्थापित कर लेता है, और इसी को क्या कहा जाता है? समायोजन कहते हैं। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए संज्ञान और संवेग के बारे में आपको बताना है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया होती हैं। संज्ञान और संवेग को प्रभावित करते हैं, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। क्या होगा सही आंसर? संज्ञान और संवेग के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही कथन आपको जानना है। तो संज्ञान और संवेग क्या है? परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब संज्ञान क्या होता है? संवेग क्या होता है? संज्ञान सोचने और समझने की एक प्रक्रिया होती है। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशनल, यानी कि ये भावनाओं से जुड़ा होता है। दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे सोचने को प्रभावित करती है और हमारी सोच किसको प्रभावित करती है? हमारी भावनाओं को। यानी कि ये दोनों क्या है? परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार के 3 अनुक्षेत्रों में से नहीं है जिन्हें मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया है? यहाँ पर मूल्यांकन द्वारा किसको कवर नहीं किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संबंधित अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र या फिर मनोप्रेरक अनुक्षेत्र। यहाँ पर व्यवहार के 3 अनुक्षेत्र बताएंगे। कितने? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? प्रमुख जो 3 है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो 3 है आपके यहाँ पर संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र और मनोप्रेरक अनुक्षेत्र। संबंधित अनुक्षेत्र उसके अंतर्गत नहीं आएगा, व्यवहार के 3 अनुक्षेत्रों के अंतर्गत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक। संज्ञानात्मक की हम बात करें तो ये सोचने समझने से जुड़ा हुआ है। भावात्मक अनुक्षेत्र की हम बात करें तो ये भावना और रुचि से जुड़ा हुआ है। और मनोप्रेरक की हम बात करें तो क्रिया और कौशल से जुड़ा हुआ है। संबंधित अनुक्षेत्र किसी प्रकार का ऐसे अनुक्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना, या फिर शिक्षार्थी के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। क्या होगा 17 का सही आंसर? तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है जो प्रशिक्षु अध्यापक होते हैं उनके द्वारा जो ली गई कक्षा होता है, ली गई शिक्षाएं जो होती हैं उनका विश्लेषण कर उनकी प्रतिपुष्टि करना होता है। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, बाल विकास के चरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास की पहली अवस्था? पहली अवस्था यहाँ पर आपको बताने, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था चरण, बाल अवस्था या फिर वयस्क अवस्था। यहाँ पर विकास की पहली अवस्था के बारे में बताना है, वो होगी आपकी शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था को पहली अवस्था माना गया है? बाल विकास के चरणों के अनुसार शिशु अवस्था को माना गया है। जो शिशु अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष। किशोरावस्था चरण की हम बात करें, पहले उसके बाद की बात कर ले कि भैया शिशु अवस्था के बाद आता है आपका बाल अवस्था। कौन सी आती है? बाल अवस्था। इसे 2 से 12 वर्ष के अंतर्गत रखा गया है, 2 से 12 वर्ष। और उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था, एडोलसेंस, है ना, 12 से 18। उसके बाद की जो अवस्था होती है वयस्क अवस्था, जो 18 से
18 के जो बाद वाली अवस्था होती है वो आपकी वयस्क अवस्था होती है। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली अवस्था पूछी गई थी तो शिशु अवस्था होगी, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण का कौन सा प्रकार मुख्य रूप से बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? यहाँ पर देखिए बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा प्रभावित करता है? परीक्षण और त्रुटि शिक्षण, नकल सीखना, व्यवहारिक शिक्षा या फिर निर्देशात्मक शिक्षा। तो यहाँ पर बच्चे के व्यक्तित्व की बात की जा रही है तो नकल सीखना। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो अक्सर देखकर या फिर नकल करके सीखता है। किसकी नकल करेगा? वो अपने माता पिता की नकल करेगा। जो माता पिता जिस प्रकार से उसको सिखाएंगे, जिस प्रकार से उसको बताएंगे। यदि कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसमें आपने देखा होगा जब बच्चा बैठा होता है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा है, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो भी ऐसा सीखेगा। यानी कि वो नकल करता है, माता पिता की नकल कर लेगा, शिक्षक की नकल कर लेगा। जो शिक्षक सिखाएगा वही वो सीखेगा, है ना। अपने दोस्तों के व्यवहार की और जो आदतें होती हैं वो सारी ग्रहण किसकी करता है? वो माता पिता की, शिक्षक की, दोस्तों के व्यवहार की। तो ये उसका व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, है ना, नकल सीखना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का एक नियम नहीं है? यहाँ पर थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए। कितने नियम बताए? सीखने के 3 नियम। वो कौन कौन से नियम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। दृष्टिकोण का नियम इनके अंतर्गत नहीं दिया गया है तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। अंतर्दृष्टि इन चारों विकल्पों में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? अनुभव पर, सीखने की स्थिति पर, रटन अधिगम पर या फिर बौद्धिकता पर? सरल सा प्रश्न है। यदि आप देखेंगे सॉरी आप देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में पूछा गया है तो अंतर्दृष्टि जो अधिगम होता है इसका मतलब ही होता है समझकर सीखना या फिर अचानक कोई सी समस्या आ गई हो उसका समाधान करना। तो रटन अधिगम से नहीं होगा, अनुभव से होगा, सीखने की स्थिति से होगा और बौद्धिकता से होगा। रटन अधिगम से नहीं होगा और ये इस पर निर्भर नहीं करती है। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम है जो प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है? शिक्षार्थी संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक, विषय वस्तु या फिर ये सभी? तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सभी को यदि प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो आपका शिक्षार्थी संबंधित कारक जिसमें रुचि, ध्यान, बुद्धि, प्रेरणा ये सारी चीजें आ जाती है। शिक्षक संबंधित कारक इनके में पढ़ाने की शैली और व्यवहार आ जाता है। विषय वस्तु संबंधित कारक में पाठ का प्रकार, कठिनाई स्तर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये सभी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। जो मैंने बताए सारी के सारे कारक आपको बताए हैं तो डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, सिद्धांत से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया? पावला, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कोहलर? पहले इसके बारे में देख लेते हैं। बाकी जो 3 विकल्प बचेंगे, 3 वैज्ञानिक बचेंगे, उनके बारे में भी एक एक करके बताएंगे कि वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की हम बात करें तो ये B.F. स्किनर द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। और जब इसमें क्या कहा गया भैया, स्किनर ने जब किसी व्यक्ति या फिर जानवर को किसी क्रिया के बाद पुरस्कार दिया जाए, जैसे कि इनाम दिया जाए या फिर दंड दिया जाए, वो उसी के माध्यम से ही क्रिया करता है ना। यदि उसको दंड देंगे तो क्रिया छोड़ देगा, यदि उसको पुरस्कार देंगे तो उस चीज को दोहराएगा। तो स्किनर द्वारा इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। एक सरल से वे में मैंने आपको बताया है। यदि हम बात करें यहाँ पर पावलाव के, थॉर्नडाइक की और कोहलर की, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक की हम बात करें तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। कोहलर की हम बात करें तो इनके द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है ना। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए यह किसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने अनुपात में बुद्धिमान होता है जिनका वहां अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? अमूर्त रूप से टर्मन, डियरबॉर्न, बकिंगम या फिर काल्विन? क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर आ जाएगा टर्मन। ये टर्मन द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया भैया? टर्मन द्वारा कहा गया है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? यदि किसी बच्चे को भाषा सीखना हो तो उसका जो समय होता है, सबसे अच्छा समय वो कौन सा होता है? वयस्क अवस्था होती है, प्रारंभिक बचपन का समय होता है, जन्म पूर्व का समय होता है या फिर मध्य बचपन का समय होता है? तो यार देखिए भाषा विकास का जो समय होता है जिसमें सबसे संवेदनशील समय के बारे में पूछा गया है तो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। बच्चा इसमें बहुत जल्दी भाषा समझता है ना। और यह समय कौन सा होता है? यानी कि वर्ष के बारे में पूछे तो 2 से 6 वर्ष।
2 से 6 वर्ष में, है ना। प्रारंभिक बचपन इसे कहा जाता है और इसमें भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है और इस समय बच्चे तेजी से शब्द समझ लेते हैं, ध्वनियां और वाक्य संरचना सीखते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर हम जाने तो एक बच्चा यदि 2 से 6 वर्ष के बीच में है या फिर 3 वर्ष का हम मान लेते हैं, यदि बच्चा घर के माहौल में हिंदी भी जानते हैं, वहां के व्यक्ति यानी माता पिता वगैरह जो व्यक्ति यानी कि जो सदस्य रहते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलना जानते हैं, तो बच्चा भी बहुत जल्दी इन दोनों भाषाओं को ग्रहण कर लेगा और ये जो समय रहेगा वो प्रारंभिक बचपन का समय रहेगा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन बताता है कि जानकारी प्रत्यक्ष मोटर व्यवहार का उत्पाद है? कौन बताता है? पियाजे, कोहलबर्ग, जी.एफ. स्किनर या फिर वाइगोत्स्की। तो ये जो प्रत्यक्ष मोटर व्यवहार का उत्पाद है ये पियाजे जी बताते। कौन बताते भैया? पियाजे जी। इनका क्या कहना है भैया? जो बच्चा होता है वो अपने अनुभव और क्रियाओं से दुनिया समझता है। किससे? अनुभव और क्रियाओं से। इसलिए इनका कहना है कि सीखना केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता है, बल्कि किससे आता है भैया? करने से आता है। किससे आता है? करने से आता है। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन बौद्धिकता के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं? यहाँ पर देखिए बौद्धिकता के वर्गीकरण का हिस्सा कौन नहीं है ये आपको बताना है। मूर्त बौद्धिकता, अमूर्त बौद्धिकता, सक्रियात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक बौद्धिकता। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार जो बौद्धिकता के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है वो आपका सक्रियात्मक दृष्टिकोण नहीं है। क्या नहीं है? सक्रियात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर मूर्त बौद्धिकता, अमूर्त बौद्धिकता और सामाजिक बौद्धिकता ये तीनों ही वर्गीकरण का हिस्सा है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो आपका जो ये बी है और ये सी है ना, तो सी वाला जो विकल्प होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के कितने भागों में बांटा? 3 ही भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। मूर्त बौद्धिकता, अमूर्त बौद्धिकता और सामाजिक बौद्धिकता, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? शैक्षिक लब्धि की अवधारणा के बारे में पूछा गया है। गार्डनर, सोलेन, बर्टन हॉल ने या फिर सिरिल बर्टन। किसके द्वारा दी गई है? तो ये सिरिल बर्टन के द्वारा दी गई है शैक्षिक लब्धि की अवधारणा। याद रखिएगा पिछड़े बच्चों के लिए। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छे पारस्परिक संबंधों का विकास कोहलबर्ग व नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में शुरू होता है? तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवा चरण या फिर छठा चरण। यहाँ पर देखिए अच्छे पारंपरिक संबंधों के बारे में बात की जा रही है कि अच्छे पारंपरिक संबंधों का जो विकास है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोहलबर्ग। इनके द्वारा कुछ चरण बताए गए हैं, तो उसमें अच्छे पारंपरिक संबंधों के चरण का विकास जो है वो किस चरण में होता है ये सीधा सीधा बताया गया है, पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेज 3 होगी, यानी कि तीसरा चरण होगा, है ना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे चरण में कहा गया है कि इस चरण को क्या कहा जाता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की, है ना, ये अभिविन्यास भी इसे कहा जाता है, या कह सकते हैं अच्छे पारंपरिक संबंधों का विकास या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास भी इसे कहा जाता है। इसमें बच्चा दूसरों को खुश रखने, अच्छे संबंध बनाने और समाज द्वारा स्वीकार बनने की कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं जहां व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए निर्णय लेता है। इस तीसरे चरण में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि उदाहरण के तौर पर हम जाने तीसरे चरण का, अगर मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा तो सब मुझे अच्छा कहेंगे, ये तीसरा चरण कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, है ना। यदि बच्चा ये सोचता है या फिर ये कहता है कि अगर मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा तो क्या हो जाएगा? सब मुझे अच्छा कहेंगे, ये तीसरे चरण का एक उदाहरण है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट क्या है? परिवार, स्कूल और पड़ोस, साथी समूह या फिर रिश्तेदार। पहला क्या है? पहला आपको सभी को पता है भैया, बच्चे जो सामाजिकरण का पहला एजेंट कौन होता है? परिवार होता है। दूसरा होता है स्कूल और पड़ोस, सभी को पता है पहला है और ये दूसरा है। तो दूसरा पूछा गया है तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। कैसे लगा आपको ये 30 प्रश्न? इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम बता दिया आपको, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आपको 1-2 दिन में ये पीडीएफ मिल जाएगी, आसानी से आप वहां पर पढ़ सकते हैं और वहां पर भी आप एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।